गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है संगीता शर्मा और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊंगी। तो आप लोग फर्स्ट ईयर के हैं, अभी तो आपको पैटर्न पता नहीं है क्या है। तो आप लोगों के फिजिक्स में 3 पेपर हैं। फर्स्ट है यांत्रिकी, सेकंड पेपर है विद्युत चुंबकी और थर्ड पेपर है प्रकाशिकी। आपके फर्स्ट ईयर में ये 3 पेपर हैं और इन तीनों पेपरों में मैं आपको पढ़ाऊंगी विद्युत चुंबकी। तो आपका पेपर पैटर्न क्या होता है? 3 पेपर होते हैं। तीनों पेपरों में आपकी 4-4 यूनिटें होती हैं। चार चार यूनिटें होती हैं। इसका मतलब टोटल यूनिट होती हैं तुम्हारी 12। और अब मैं आपको पढ़ाऊंगी विद्युत चुंबकी। सेकंड पेपर है ये आपका। विद्युत चुंबकी क्या है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी भी स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। और यदि यही आवेश गतिशील अवस्था में हो, गतिमान हो, तो ये क्या उत्पन्न करता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में इसका नेम है सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र क्या होता है? इसको समझने के लिए पहले सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश व सदिश राशियां, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए उन राशियों के परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो कहलाती हैं सदिश राशियां। और ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वो राशियां कहलाती हैं आपकी अदिश राशियां। सबको पता है अदिश राशियों के लिए व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है और सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अदिश राशियों में जैसे द्रव्यमान होता है, तापमान होता है और भी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल हमें परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे देखो, द्रव्यमान है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है, वो हमेशा हम किसी भी दिशा में ज्ञात करें, उसके मान दिशा से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका परिमाण का मान सभी दिशाओं में एक समान रहेगा। इसीलिए द्रव्यमान कैसी राशि है? एक अदिश भौतिक राशि है। इसी प्रकार तापमान है जिसका मान दिशा से परिवर्तित नहीं होगा, जिसे व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों ही क्या है? अदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में जैसे वेग है, त्वरण है, बल है और भी भौतिक राशियां हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कोई भी वस्तु है, अब इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F। अब जब किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर आप फोर्स लगाएंगे तो आपको हमें ये पता होना चाहिए कि हमने फोर्स किस दिशा में लगाया है। या मान लीजिए x दिशा में बल लगाया है तो ये वस्तु इधर दिशा में विस्थापित होगी, और यदि हमने यही फोर्स y दिशा में लगाया होता तो ये वस्तु नीचे विस्थापित होती।
तो हमें बल के लिए ये पता होना जरूरी है कि हमने किस दिशा में बल लगाया है। इसीलिए बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। तो ये हो गई सदिश और अदिश राशियां जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र की। तो क्षेत्र क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, तो इस प्लस क्यू आवेश का अपना एक आवेश का क्षेत्र होगा, जिस क्षेत्र में, और वो क्षेत्र कहाँ तक होगा, इसके लिए मान लीजिए कोई परीक्षण आवेश है Q0। ठीक है, ये कोई Q0 आवेश है, इसका आपको पता नहीं है कि ये क्या चार्ज है, ये कोई Q चार्ज है और ये परीक्षण आवेश है Q0। ये परीक्षण आवेश हमने यदि पॉजिटिव लिया, अब इस परीक्षण आवेश को आपने इस Q आवेश के नजदीक लाएंगे, तो यदि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है, इसका मतलब ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, और वो उसका क्या हो जाएगा? क्षेत्र हो जाएगा। और यदि ये चार्ज हमने नेगेटिव लिया और इन दोनों के बीच में आकर्षण बल का अनुभव हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है। और यदि हमने ये पॉजिटिव लिया है और दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये इसका अपना एक क्षेत्र हो गया, जहां पर परीक्षण आवेश Q0 आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, वो क्षेत्र इस प्लस Q आवेश का क्षेत्र हो जाएगा। इसी तरह ये तो हुई आवेश की बात। तापमान भी ले सकते हैं आप। तापमान को कैसे? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है और इसका अपना एक तापमान है, तो ये तापमान कितने क्षेत्र तक है, ये वस्तु अपने तापमान को कितने क्षेत्र तक रखती है, वो इस वस्तु के तापमान का क्षेत्र कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये वस्तु यहाँ रखी हुई है, एक्स वाई एंड जेड, यहाँ कोई ये वस्तु रखी हुई है, ये इसका तापमान है T। अब इसका तापमान इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर अलग अलग होगा। जो इस बिंदु पर ये जो वस्तु, ये जो पॉइंट है वो इस वस्तु के बहुत पास है, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, और ये जो पॉइंट है इस गर्म वस्तु के बहुत दूर है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा? सबसे कम होगा। मान लीजिए यहाँ पर T2 है, T3 है और ये T4 है। तो इस वस्तु का जो तापमान है वो इस पॉइंट पर, यानी कि x1, y1, z1 पॉइंट, इस पॉइंट पर टेम्परेचर T1 है, और ये है पॉइंट x4, y4 एंड z4। ऐसे ये हो गया x3, y3, z3, इस पॉइंट के निर्देशांक हो गए x2, y2 और z2। तो इसका जो तापमान है उसका, इस जो बिंदु इसके वस्तु के सबसे नजदीक होगी वहां पर तापमान सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये क्षेत्र, ये इस वस्तु के तापमान का क्या कहलाएगा? क्षेत्र कहलाएगा। और तापमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। तापमान कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अदिश क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अदिश क्षेत्र। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं हम? अदिश क्षेत्र की परिभाषा कैसे लिखेंगे? अदिश क्षेत्र में किसी अदिश राशि का मान, किसी क्षेत्र में अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है? अदिश क्षेत्र। फिर से सुनो, किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, वह क्षेत्र अदिश क्षेत्र कहलाता है। ऐसे ही अब आप ले सकते हैं, जैसे प्लस क्यू आवेश का मैंने अभी बताया था, प्लस क्यू आवेश का भी अपना एक क्षेत्र होता है। चलो ये एग्जांपल अभी बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप अदिश राशि की डेफिनेशन। अदिश क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जिसमें
अदिश भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। वो क्या कहलाएगा? वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? अदिश क्षेत्र। बिल्कुल इसी तरीके से आप परिभाषा लिख सकते हैं सदिश क्षेत्र की। उसमें क्या होगा, यहाँ पर जो भौतिक राशि अदिश राशि है वहां पर क्या हो जाएगी? सदिश राशि। तो सदिश क्षेत्र में क्या होगा? ऐसा क्षेत्र जिसमें सदिश राशि का मान, सदिश भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, वो क्या कहलाएगा? सदिश क्षेत्र। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन सदिश और अदिश क्षेत्र की। ठीक है। अदिश क्षेत्र मान लीजिए। अब हम बात करते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ अभी बताया था, जैसे प्लस क्यू आवेश का क्या होगा? अपना एक क्षेत्र होता है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण क्या उत्पन्न होगा? विद्युत विभव होगा। और विद्युत विभव भी कैसी राशि है? विद्युत विभव फाई क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। अब मान लीजिए इस प्लस क्यू आवेश के चारों तरफ यहाँ पर बिंदुओं पर विद्युत विभव, कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? एक समान होगा। तो मान ली अब उन जिन बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान एक समान है, उन सभी बिंदुओं को मिलाकर एक तल बना दिया जाता है। कोई भी एक तल बना दिया ऐसे, उस तल में सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव फाई का मान क्या है? एक समान है। तो वो पृष्ठ क्या कहलाएगा? वो तल क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। ठीक है। तो यही मैं बता रही थी कि समविभव पृष्ठ क्या होता है? ऐसे पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान एक समान होता है, वो क्या कहलाता है? समविभव पृष्ठ। ठीक है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद एक बेसिक चीज और समझ लीजिए, आंशिक अवकलज। वो अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें काम आएगा। आंशिक अवकलज। आंशिक अवकलज क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है, अवकलन तो किया हुआ है, मैथ में भी पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए पूर्ण अवकलज क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं किसी फंक्शन है फाई एक्स वाई जेड, कोई फलन है, उस फलन का एक्स के सापेक्ष फलन फाई एक्स वाई जेड का एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? x के सापेक्ष करना है तो क्या लिखेंगे? d ओवर डी एक्स। और क्या लिखेंगे? फाई का करना है, फाई एक्स वाई जेड। इस तरीके से लिखते हैं। ये तो क्या कहलाता है? पूर्ण अवकलज बोलते हैं इसको। लेकिन आंशिक क्योंकि यहाँ पर जो हम अवकलन कर रहे हैं उसकी x के सापेक्ष केवल एक ही स्वतंत्र चर है। ओनली क्या है? एक स्वतंत्र चर है। लेकिन इसी फलन फाई एक्स वाई जेड का हमें करना होगा एक्स वाई जेड, तीन स्वतंत्र चरों के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो वो अवकलन क्या कहलाता है? आंशिक अवकलन।
किसी भी फलन का एक से अधिक स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है? आंशिक अवकलज। का x, y, z तीन स्वतंत्र चरों के सापेक्ष अवकलन, उसको कैसे लिखेंगे? डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड। ठीक है, ये फाई है आंशिक अवकलज x के सापेक्ष जब हमने क्या है y और z को नियत रखा हुआ है। ये फाई का परिवर्तन है y के सापेक्ष जब x और z नियत हो, और ये फाई में परिवर्तन है z के सापेक्ष जब x और y क्या हो, नियत हो। ठीक है, तो ये हो गया आंशिक अवकलज फाई का x, y, z तीन स्वतंत्र चरों के सापेक्ष। संपूर्ण अवकलज डी फाई कैसे लिख सकते हैं हम? सीमांत परिवर्तनों के लिए संपूर्ण अवकलज डी फाई जब फाई क्या है, फंक्शन है एक्स वाई जेड का, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एक्स डी एक्स प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा वाई डी वाई प्लस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा जेड डी जेड। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक जो है वो करते हैं। ये बेसिक चीजें थी। अदिश फलन की प्रवणता। अदिश फलन की प्रवणता। अदिश फलन की प्रवणता क्या होती है? इसका हमें डेरिवेशन निकालना है, फॉर्मूला निकालना है, ड्राइव करना है। अदिश फलन की प्रवणता होती है किसी अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर उस अदिश फलन की प्रवणता कहलाती है। इसे ज्ञात करने के लिए हमने मान लीजिए फाई कोई अदिश फलन लेना पड़ेगा। अदिश फलन है फाई विभव, विभव एक अदिश राशि है फाई एक्स वाई जेड। ठीक है, इसे समझने के लिए अभी आपको बताया था समअदिश पृष्ठ ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर समअदिश पृष्ठ, समविभव पृष्ठ ऐसे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। तो हमने यहाँ पर ऐसे दो पृष्ठ ले लिए। पहला पृष्ठ है S1, दूसरा पृष्ठ है S2। इस S1 के प्रत्येक बिंदु पर विभव फाई का मान एक समान है, तो ये क्या कहलाएगा, समअदिश पृष्ठ S1। दूसरा पृष्ठ है S2, इस S2 पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान लीजिए पाई प्लस डी फाई है। ठीक है, पाई प्लस डी फाई है। अब ये दूसरा पृष्ठ हो गया समअदिश पृष्ठ। अब यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया P और यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया Q। इस बिंदु Q का मूल बिंदु O के सापेक्ष P का OP मान लीजिए क्या है, स्थिति सदिश R वेक्टर है। अब बिंदु Q का O के सापेक्ष यानी कि OQ
स्थिति सदिश हमने मान लिया आर वेक्टर प्लस डी आर वेक्टर। ये स्थिति सदिश हो गया ओपी इज इक्वल टू आर वेक्टर और ओ क्यू ये हो गया आर प्लस डी आर वेक्टर। तो आप बताइए पी क्यू कितना होगा? सदिशों के योग का त्रिभुज नियम पढ़ा है, ओपी आर वेक्टर है, ओ क्यू आर प्लस डी आर वेक्टर है, तो पी क्यू कितना हो जाएगा? डी आर वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा डी आर वेक्टर। अब बताइए पी क्यू दिशा में फाई में परिवर्तन कितना होगा? पी क्यू दिशा में फाई में परिवर्तन, जबकि आपको पता है पी क्यू कितना है? डी आर वेक्टर। तो पी क्यू दिशा में फाई में परिवर्तन क्या हो जाएगा? यहाँ पर फाई है, यहाँ पर फाई प्लस डी फाई है, तो इसका मतलब परिवर्तन कितना हो रहा है? डी फाई परिवर्तन हो रहा है। S1 पृष्ठ पर विभव है फाई, S2 पृष्ठ पर है फाई प्लस डी फाई, तो परिवर्तन कितना हो रहा है? डी फाई हो रहा है। और पी क्यू दिशा में निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? डी फाई ओवर डी आर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, P से एक लंब डालते हैं, S1 से प्लस S2 पर एक लंब डालते हैं PN। ठीक है, PN लंब डाला और ये हमने मान लिया डेल्टा N वेक्टर, ये मान लिया हमने डेल्टा N वेक्टर। ये फाई प्लस डेल्टा फाई और ये आंशिक अवकलज है डेल्टा फाई ओवर डेल्टा आर। ठीक है, डेल्टा एन लंब डाल दिया। अब इससे इसको, ये लंब है, अब हमें त्रिभुज मिल गया पी क्यू आर। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू एन में आप कॉस थीटा निकालिए। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा क्या होगा? डेल्टा एन ओवर डेल्टा आर। इस त्रिभुज से आपको निकालना है कॉस थीटा, ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा एन ओवर डेल्टा आर। यहां से डेल्टा एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा आर कॉस थीटा। और इस अभिलंब की दिशा में मान लीजिए हमने एकांक सदिश ले लिया एन कैप। ठीक है, तो अब यहां से हम मान रख सकते हैं, इसको समीकरण 1 दे दीजिए, ये समीकरण 2। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखेंगे तो पी क्यू दिशा में फाई में परिवर्तन समीकरण 1 व 2 से, या फिर 2 से 1 में मान रखने पर पी क्यू दिशा में फाई में परिवर्तन डेल्टा एन की जगह पर वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा? डेल्टा आर की जगह पर वैल्यू रखना है तो डेल्टा एन बटे कॉस थीटा। ये हो गया समीकरण 3। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अदिश फलन की प्रवणता निकालनी है। प्रवणता क्या होता है? अदिश फलन के अधिकतम परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? अदिश फलन की प्रवणता। और यहाँ पर हम फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर निकालेंगे। हमने क्या किया था? 2 प्रश्न लिए थे, S1 और S2। इस पर विभव का मान फाई, इस पर फाई प्लस डेल्टा फाई। फाई इस पर पॉइंट लिया पी क्यू और यहाँ पर लिया क्यू। इसका स्थिति सदिश हो गया आर वेक्टर, आर प्लस डी आर वेक्टर दोनों। तो ये पी क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा? डेल्टा आर वेक्टर। अब बिंदु P से पृष्ठ S2 पर लंब पी एन डाला और अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश मान लिया एन कैप।
ठीक है। अब त्रिभुज पी क्यू आर से हमने कैलकुलेट किया कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू आती है डेल्टा एन ओवर डेल्टा आर, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से हमें डेल्टा एल आर की वैल्यू रखनी थी, डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एन बटे कॉस थीटा। समीकरण 3 हमने निकाला है। अभी फाई में परिवर्तन पी क्यू दिशा में, हमें ये नहीं पता है कि पी क्यू दिशा में परिवर्तन अधिकतम होता है या नहीं होता है, और हमें क्या निकालना है, अधिकतम परिवर्तन की दर। तो ये तो हो गया आपका पी क्यू दिशा में परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि अभिलंब की दिशा में परिवर्तन कितना होता है, और अभिलंब की दिशा कौन सी है, पी एन। पी एन अभिलंब की दिशा में फाई में परिवर्तन। तो अभिलंब की दिशा पी एन में फाई में परिवर्तन कितना होगा, यहाँ पर फाई है, इस पृष्ठ पर फाई प्लस डेल्टा फाई है, तो कितना हो गया डेल्टा फाई, और दोनों के बीच में दूरी कितनी है, अभिलंब दूरी डेल्टा एन। तो ये हो जाएगा अभिलंब की दिशा में डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एन। सॉरी, पी क्यू दिशा में लिया था तो डी फाई ओवर डेल्टा आर, और पी एन दिशा में ले रहे हैं तो परिवर्तन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एन। ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ पर समीकरण 3 का अधिकतम मान निकालने के लिए क्या करना होगा, कॉस थीटा का अधिकतम मान देखेंगे, और कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो पी क्यू दिशा में फाई में अधिकतम परिवर्तन कितना होगा, पी क्यू दिशा में फाई में अधिकतम परिवर्तन कितना होगा, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एन होगा, क्योंकि कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी अधिकतम वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एन, जो कि किसके बराबर है, पी एन अभिलंब की दिशा में। ठीक है, तो आप समीकरण 4 और 5 से क्या कह सकते हैं कि फाई में अधिकतम परिवर्तन किस दिशा में होगा, अभिलंब की दिशा में। अतः स्पष्ट है समीकरण 4 और 5 से कि फाई में अधिकतम परिवर्तन अभिलंब की दिशा में होगा, और उसका मान कितना होगा, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा आर। मैक्सिमम कितना है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा एन। अभिलंब की दिशा में एकांक सदिश है आपका एन कैप। तो हम क्या पढ़ रहे थे, अदिश फलन की प्रवणता, जिसमें परिभाषा के अनुसार क्या होता है, अदिश फलन का अधिकतम परिवर्तन की दर। तो ये क्या कहलाएगा, प्रवणता किसकी, अदिश फलन फाई की। इसको हम ग्रेड फाई भी बोलते हैं, प्रवणता को क्या बोलते हैं, ग्रेड फाई। अदिश फलन फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर जो कि किस दिशा में है, अभिलंब की दिशा में। ठीक है, तो यही निकालना था तुम्हें। अब कैलकुलेट करेंगे अदिश प्रवणता को कार्तीय निर्देशांकों के रूप में। रिजॉइन कीजिए।